हाँ, नया चैप्टर कह सकते हो। चलो टॉपिक समझ लो, प्रिज्म। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है व्हाट इज प्रिज्म, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिज्म। तो सुन लीजिए प्रिज्म क्या है। प्रिज्म एक तो होमोजीनियस मीडियम है और इसे टू प्लेन्स से क्लोज किया जाता है, उनको रिफ्रैक्टिंग प्लेन बोलते हैं, और इनमें एक बेस होता है। ये रेगुलर प्रिज्म की बात हमने हालांकि की है। तो डेफिनेशन लिखिए, प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मीडियम। डेफिनेशन बोल रहा हूं, लिख लें। प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मीडियम encloses by two refracting surfaces, encloses by two refracting surfaces, two refracting surfaces, both are inclined with a particular angle, both are inclined with a particular angle. ये जो एंगल बनेगा इसको रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलेंगे। दिस एंगल इज नोन एज रिफ्रैक्टिंग एंगल, दिस एंगल इज नोन एज रिफ्रैक्टिंग एंगल। इसलिए एक हमने रेगुलर प्रिज्म यहां पर कंसीडर किया है एबीसी। इस पर हम लोगों ने एक लाइट रे इंसिडेंट कर दी है जिसको नाम दे देंगे पी क्यू। पी क्यू इज इंसिडेंट रे। ये जब प्रिज्म में आएगी तो इधर रेयरर मीडियम है, अंदर डेंसर मीडियम है। इस वाले इंक्लाइंड प्लेन पे जब आप नॉर्मल डालेंगे, परपेंडिकुलर यानी, तो नॉर्मल कुछ इस तरीके से पड़ेगा। अब इस रे को देखो, जाना तो ऐसे चाहिए वैसे तो, अगर मीडियम ना बदले स्ट्रेट जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। बेंड होकर के एक्चुअल में ये बेस के पैरेलल हो जाती, पहली बात। अब उस सरफेस पे जा रही सेकंड तरफ, सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस में ये डेंसर से रेयरर जाएगी। अब इसका नॉर्मल बनाएंगे हम लोग ऐसे, ध्यान देना प्लीज, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। अब जरा गौर करिएगा, यहां के बाद अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी तो ये इस तरफ कहीं चली जाएगी। ऐसा पीछे देखो, याद करो लेंस जब डिस्कशन किया था कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, तो बताया था हमेशा बेस की तरफ बेंड हो जाती है। ये यानी उधर से देखो तो ऐसा लगेगा यहां कहीं से आ रही है, देखो इस तरह से ऐसा आपको अपीयर होगा। तो यानी एक्चुअल रे आई थी इंसिडेंट की ये डायरेक्शन और रिफ्रैक्शन की डायरेक्शन, तो वो पूरी रे अगर देखा जाए तो अपनी प्लेस से इतना एंगल डेविएट हो गई कि नहीं। इस डेल्टा को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं? हाँ, प्रिज्म की वजह से इतना एंगल डेविएशन मिला हुआ है। इस पॉइंट को हमने आपसे कहा था P कह लिया, इसको हम लोगों ने Q कह लिया। इनके भी कोई नाम दे दो, D और E दे दो। अब जरा सुनो, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बिटवीन जो एंगल होता है उसको हम I कहते हैं, और जो लास्ट में होगा, ध्यान रखिएगा, उसको हम बोलेंगे इमर्जेंट एंगल, I डैश। आर यहां है, नॉर्मल ये है कि नहीं बताओ, रिफ्रैक्टेड ये है कि नहीं, ये आर है, और ये एंगल दूसरे के लिए बनेगा आर डैश। भाई अगर इसको वापस भेजो तो फिर यूं आएगी, तो ये आर डैश का काम करेगा। बहुत आराम से लेबलिंग समझ लेना, मैं रिफ्रैक्शन समझा रहा हूं, ये सब लिखना भी चाहिए हमको थ्योरेटिकली भी जो हम बोलते जा रहे हैं। अब अगर इस एंगल की वैल्यू मैं आपसे पूछूं तो भाई टोटल ये आई है कि नहीं, देखो तो I माइनस आर हुआ। ऐसे इस जगह की बात करूं अगर मैं आपसे, तो I डैश माइनस आर डैश। ये रिफ्रैक्शन में डिस्कशन पूरा लिखना है, क्या क्या लिखना है हम आप पर छोड़ रहे हैं, लेकिन हम बता दे रहे हैं, सुन लो खाली। ये थ्योरेटिकल आपको भरना पड़ेगा। यहां हम कहेंगे लेट ABC इज अ रेगुलर प्रिज्म PQ, यहां P लिख दिया, PQ RS बोले, PQRS। PQ is incident ray. It bends toward the normal when it enters in the prism. Refracting ray becomes QR. After the emerging through the prism, it goes across RS. Here I
is the incident angle and I dash is emergent angle. R is the refracting angle for first refracting surface and R dash is refracting angle for second surface. Okay. On producing PQ and RS, they meet at point D, where exterior angle delta is known as angle of deviation. Okay. On producing normals, they meet at point E. Okay. इतना समझ में आया बेटर? बताओ. प्रैक्टिकली जो ए पॉइंट है और ये तुम्हारा ई है, अगर कभी हम लोग एक सर्कल ट्रेस करें तो ये सर्कल के सरकमफेरेंस के पॉइंट होते हैं, इनको साइक्लिक पॉइंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? साइक्लिक पॉइंट. और आपने कभी सुना होगा साइक्लिक एंगल, सुने? 90 डिग्री नहीं 180 बनाते हैं. सम ऑफ द साइक्लिक एंगल्स आर 180. वो प्रॉपर्टियां यूज भी करूंगा मैं ज्योमेट्री की. तो बताओ, ये डिस्कशन आप लिख लीजिएगा वीडियो से सुन के. अपना हम लिखा नहीं रहे, इतनी जगह अपना चाहे छोड़ देना. इसके बाद हम दूसरा हिस्सा उठाते थे, इस टॉपिक के अंदर ये बना करके इतना डिस्कशन लिखना है. इसके बाद हम बताते हैं कर्व बिटवीन इंसिडेंस एंगल आई एंड एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा. ये प्रैक्टिकल है. कभी कहीं ना कहीं सुना या देखा या किया होगा. एक व्हाइट पेपर लेते हैं, कार्डबोर्ड पे रखते हैं, पिन से, थंब पिन से उसको रोक देते हैं, बीच में प्रिज्म रख देते हैं, आउटलाइन बना देते हैं. ऐसा प्रैक्टिकल कभी सुना, देखा या किया होगा. फिर हम एक तरफ उसमें लाइन खींच करके उसमें तमाम थंब पिन, पेपर पिन ऐसे खोस देते हैं और दूसरी तरफ देखते हैं, फिर उन पिन को खोस करके फिर ऐसे ऐसे मिलाते हैं, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन मेजर करते हैं. वही ये प्रैक्टिकल का रिजल्ट बता रहा हूं. तो 5-6 बार रीडिंग ऐसा करते हैं, अलग अलग आई को लेकर. पहले 30 डिग्री, फिर 35 डिग्री, फिर 40 डिग्री, 45 डिग्री, 50, मतलब 45, 50, 55, 60, ऐसे 5-6 रीडिंग ली जाती हैं. 5-6 बार डायग्राम बनाया जाता है और हर बार डेल्टा नोट किया जाता है नाप नाप करके. ठीक है, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3. फिर हम ग्राफ बनाते हैं. उसका एम यही होता है, ग्राफ बनाना. तो एक हिस्सा हो गया डेल्टा का, एक हिस्सा हो गया आई का. आई अपनी तरफ से लेते जाते हैं और डेल्टा जो आता है वो नोट करते जाते हैं. तो जब ग्राफ बनाते हैं, ध्यान रखिए, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है. ध्यान रखना मेरी बात को. ये जो पोजीशन है सबसे लास्ट वाली, ये होती 48.5 डिग्री के लिए. किसके लिए? यानी जैसे जैसे 30 से आप बढ़ते चले गए तो एंगल ऑफ डेविएशन डाउन होता चला गया. देखिए आप, और जब आप 48.5 पे पहुंचे तो सबसे मिनिमम वैल्यू डेविएशन की आती है. इसको हम बोलते हैं मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन. डेल्टा एम सफिक्स लिखा हुआ है. ये पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू है प्रिज्म के लिए, ग्लास प्रिज्म के लिए 48.5. इससे ऊपर जैसे गए तो फिर डेल्टा बढ़ने लगता है. इसको बोलते हैं ये डेविएशन एंगल. इस सिचुएशन पर फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन जब ये मिलता है तो I बिकम्स I डैश एंड R बिकम्स R डैश. ये इसका रिजल्ट है. इस सिचुएशन पे जब आप सॉल्व करेंगे तो जो I की वैल्यू है और I डैश की है वो इक्वल हो जाती है उसी समय, और R इक्वल हो जाता है R डैश. बाद बाकी ऐसा कभी नहीं होता है, केवल मिनिमम डेविएशन पे ऐसा होता है. तो इसमें ये डिस्कशन लिखना है. क्या लिखना, फिर सुन लें इस हेडिंग के अंदर. ये सब मैं लिखाऊंगा नहीं, बिल्कुल समझा रहा हूं, स्वयं लिखना है आपको. हम कहेंगे व्हेन वी ट्रेसेस द ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, इनिशियली up to 48.5 degree, we find that angle of deviation continuously decreases, and at this particular angle, angle of deviation becomes minimum. At this situation, I becomes I dash and R becomes R dash. After this, when angle of deviation increases this value 48.5, again delta increases. Okay, इतना यहाँ पर डिस्कशन लिखना है. ये प्रैक्टिकली ग्राफ बनता है, प्रैक्टिकल करके. अब इसके लिए हम फार्मूला डेवलप करेंगे, तो इतना बना लो, फिर हम फार्मूला डेवलप करते हैं. प्रिज्म फार्मूला समझने के लिए हम ट्रायंगल उठा रहे हैं, जरा ध्यान देना. आप लोग डायग्राम पे देखना. इन ट्रायंगल क्यू डी आर मिला सबको. एक्सटीरियर एंगल
इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। होता है कि नहीं होता बताओ? ये प्रॉपर्टी यहां उठाई गई। एक्सटीरियर, इसमें देखो डेल्टा एक्सटीरियर है, डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश। बहुत आराम से समझना, इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल। आई प्लस आई डैश एक साथ कर दिया और आर प्लस आर डैश एक साथ कर दिया, ये डेल्टा निकाला हम लोगों ने, यहां एक नंबर डाल के रख दिया ऐसे ही। अब हम इस जगह उठाते हैं, देखिए मैंने कहा था ए और ई, पॉइंट ए एंड ई आर साइक्लिक, तो जो एंगल ए है और एंगल ई है, इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। एक और बात, इस ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं, इन ट्रायंगल क्यू ई आर, आर प्लस आर डैश प्लस ई इज इक्वल टू 180। बोलो भाई, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन द ट्रायंगल इज 180। कंपेयर इक्वेशन 2 and 3, कंपेयर इक्वेशन 2 and 3। देखो उधर 180 दोनों में है, ई कॉमन है, ए सीधा आर प्लस आर डैश को बना रहा है कि नहीं बना रहा है? तो एक रिजल्ट आया हमारा ए इज इक्वल टू आर प्लस आर डैश। कोई डाउट बताओ? अब हम अगर मिनिमम डेविएशन पे आ जाएं, किसके लिए? फॉर मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन, तो मिनिमम डेविएशन में आर तो आर डैश होता है, तो यहां आर और आर डैश दोनों सेम हो गए, तो 2r हुआ, तो सीधा सीधा 2r इज इक्वल टू ए, तो r इज इक्वल टू ए बाई 2। बोलो r निकल आया? बात को अच्छे समझिएगा। अब इक्वेशन 1 से उठा रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, मिनिमम डेविएशन के बोल रहा हूं मैं, तो अब डेल्टा ना लिख के से डेल्टा एम लिखेंगे मिनिमम डेविएशन के लिए। डेल्टा को हम क्या लिखेंगे? डेल्टा एम। आई हो गया आई डैश, तो ये 2i बन गया सीधा सीधा 2i, और r प्लस आर डैश ए है ही पहले से, देखो तो ये r प्लस आर डैश को ए लिख दिया। तो यहां से देखना 2i इज इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए बना कि नहीं बना बताओ? i इज इक्वल टू बना डेल्टा एम प्लस ए बाई 2। i निकल आया, r निकल आया। स्नेल्स लॉ सुना ही होगा आपने, हाँ उसका यूज करेंगे। तो चलिए स्नेल्स लॉ की बात कर लेते हैं, जरा यहीं पर देखना जरा, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। भाई जी समझ लेना बात को, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं फ्रॉम स्नेल्स लॉ। n इज इक्वल टू होता है साइन आई बाई साइन आर। वहां तुम्हारे पास आई आर की वैल्यू है ना, n इज इक्वल टू साइन इन ब्रैकेट डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 अपान साइन ए बाई 2। ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म के लिए फॉर्मूला हो गया। इसको नोट करो, फिर हम थिन प्रिज्म पे बात करेंगे। नोट करो फटाक से। थिन प्रिज्म अगर कभी नीड हो तो कैसे करेंगे? फॉर थिन प्रिज्म, इसको भी समझ लें। थिन प्रिज्म, देखिए जब प्रिज्म थिन होता है, सुन लीजिए, एंगल स्मॉल हो जाते हैं, तो साइन थीटा थीटा बन जाता है। उस समय साइन इसका यहां पर हम निग्लेक्ट कर देंगे, तो सीधा सीधा n इज इक्वल टू बचेगा डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 और बाई ए बाई 2। थिन प्रिज्म के लिए सभी एंगल्स की वैल्यू छोटी हो जाती है, साइन थीटा बिकम्स थीटा। फिर इसको सिंप्लीफाई कर तो 2 कैंसिल हुआ, पहले बताओ, तो n इंटू ए इज इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए बना कि नहीं बना बताओ? इस ए को इधर ले आओ, तो फिर डेल्टा एम क्या बन गया? देखो एन ए माइनस ए, बताओ भैया जी, ए कॉमन ले लो, तो फिर क्या बनने वाला? देखो जरा रिजल्ट, डेल्टा एम इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू ए। ये थिन प्रिज्म के लिए मिनिमम डेविएशन फाइंड करने का फार्मूला रहेगा। देखिए हम डेविएशन और डिस्पर्सन जानना चाहते हैं। पहले समझते हैं डिस्पर्सन क्या होता है। एक्चुअल में जब लाइट प्रिज्म से पास होती ना, तो अपने वो कंस्टिट्यूएंट्स कलर्स विबग्योर 7 कलर्स में
बढ़ जाती, डेविएट हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। ये फिनोमिना जो स्प्लिटिंग है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। लोग लिख दीजिए, डेफिनेशन लिख लीजिए। व्हेन लाइट पासेस थ्रू द प्रिज्म, व्हेन लाइट, ब्रैकेट में व्हाइट लिख देना, ये व्हाइट लाइट की बात हो रही है, यानी सनलाइट। व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू द प्रिज्म, इट splits into 7 colors. It splits into 7 colors. ब्रैकेट में लिख देना विबग्योर। विबग्योर तो जानते होंगे आप लोग, हाँ, विबग्योर। वायलेट, इंडिगो और ब्लू और ग्रीन और येलो, ऑरेंज, रेड, हाँ। तो स्प्लिट इनटू 7 कलर्स, ब्रैकेट में विबग्योर, ब्रैकेट बंद। After refraction through the prism, after refraction through the prism, this phenomena is known as dispersion of light. This phenomena is known as dispersion of light. This phenomena is known as dispersion of light. अब इस डायग्राम से जरा समझ लें थोड़ा सा। देखो एक्चुअल में ये हमारी व्हाइट लाइट आ रही है, कैसी है ये? व्हाइट लाइट। और जब ये इंसिडेंट हुई तो जाना तो इसको स्ट्रेट चाहिए था, बट मटेरियल की वजह से हर कलर की लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। ग्लास के अंदर स्पीड अलग अलग होने की वजह से ये थोड़ा सा डेविएशन हुआ है। जो धीमा चलेगा वो ज्यादा डेविएट हो जाएगा, जो तेज चलेगा वो कम डेविएट होगा। यानी रेड लाइट सबसे तेज चलती है और सबसे कम स्पीड होती है वायलेट की, इसलिए वायलेट ज्यादा डेविएट हो गया। तो इसका जो डेविएशन एंगल होगा रेड का, इसके लिए डेल्टा सफिक्स आर लिख देंगे, और जो वायलेट का होगा उसका डेल्टा सफिक्स वी लिख देंगे। अगर इनको पीछे प्रोड्यूस कर दो, इन रेज को देखो, इन दोनों को, तो ये कहीं ना कहीं आपस में मीट करेंगे जाकर। ये जहां मीट करेंगी और जो एंगल बनाएंगी उसको एंगुलर डेविएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगुलर डेविएशन। इस डायग्राम को बनाओ, फिर आगे डिस्कशन लिखाता हूं मैं। देखिए जो रेज डेविएट हो रही हैं उनके बिटवीन जो एंगल बनेगा वो एंगुलर डिस्पर्सन बोला जाएगा उन पर्टिकुलर कलर्स के लिए। जैसे रेड और वायलेट के लिए लिया तो इनका ये डिस्पर्सन एंगल हुआ। अगर हम येलो कलर ले लेते सपोज करो और वायलेट, तो उनके बिटवीन होता। तो डेफिनेशन लिख लें, द एंगल बिटवीन एनी टू कलर्स rays, the angle between any two color rays is known as angular dispersion for those colors, is known as angular dispersion for those colors. The angle between two rays of any colors, any two colors, is known as angular dispersion for those colors given as theta is equal to, देखो ये डेल्टा वी डेल्टा आर को सेपरेट कर दिया हम लोगों ने, इतना ही तो बन रहा है एंगल। अब डेल्टा के लिए देखो थिन प्रिज्म का फार्मूला पीछे पढ़ा चुका हूं मैं, n-1 इंटू ए। तो अगर हम इसको ले लें वायलेट के लिए तो nv-1 इंटू ए, और माइनस रेड के लिए nr-1 इंटू ए कॉमन ले लो, nv-1 माइनस nr+1 होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो nv माइनस nr इंटू ए। अगर कभी एंगुलर डिस्पर्सन की वैल्यू फाइंड करना पड़े तो ये फार्मूला यहां पर यूज करेंगे। इतना नोट करो आयुष। डिस्पर्सिव पावर ऑफ द प्रिज्म, इसके बाद जान लीजिएगा डिस्पर्सिव पावर ऑफ द प्रिज्म। डालिए डिस्पर्सिव पावर ऑफ द प्रिज्म, ये क्या होता है इसको समझ लें। डिस्पर्सिव पावर ऑफ द प्रिज्म, चलिए इसको समझते हैं। देखो जरा डिस्पर्सिव पावर क्या है, डिस्पर्सिव पावर क्या है इसको समझ लें। सुन लीजिए, डेफिनेशन लिख लीजिए, द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन, द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन
द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन बिटवीन रेड एंड वायलेट कलर, बिटवीन रेड एंड वायलेट कलर with angle of deviation for intermediate color yellow, intermediate color yellow. It is denoted by ओमेगा. ये जो डिस्पर्सिव पावर है इसका सिंबल यहां पर ओमेगा रहेगा. अब जरा देख लो बोर्ड की तरफ. डिस्पर्सिव पावर ओमेगा इज इक्वल टू, मैंने बोला डेफिनेशन में कि टू चीजों का रेशियो है. पहला येलो और उसका वायलेट और रेड का एंगुलर डिस्पर्सन और एंगुलर डेविएशन येलो कलर का, इनका जो रेशियो होता है उसको हम कहते हैं डिस्पर्सिव पावर. अब इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, देखो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपान में डेल्टा वाई हो गया. इंटरमीडिएट कलर हम लोग येलो को लेते हैं. किसको? येलो कलर को. अच्छा, इसको जब हमने सॉल्व किया था ध्यान करो तो एन वी माइनस एन आर इंटू ए आया था, और डेल्टा वाई को अगर हम लिखना चाहें इसी तरह तो एन वाई माइनस वन इंटू ए लिख सकते हो. यहां से ए कैंसिल, ओमेगा इज इक्वल टू बन के आएगा एन वी माइनस एन आर अपान एन वाई माइनस वन. बताओ भैया जी, ये डिस्पर्सिव पावर है, इसको नोट कर लीजिए प्रिज्म का. इसी में डिस्पर्सिव पावर में एक इंटरनेशनल फार्मूला होता है डिस्पर्सिव पावर के लिए. लिख लीजिए इंटरनेशनल फार्मूला फॉर डिस्पर्सिव पावर, इंटरनेशनल फार्मूला फॉर डिस्पर्सिव पावर ऑफ द प्रिज्म. ये इंटरनेशनल फार्मूला एक्चुअल में बोला इसलिए गया है, ये तो सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हेल्प ली गई है मटेरियल से. वहां हम लोग स्पेक्ट्रम लेते हैं हाइड्रोजन गैस का और सोडियम का. तो इसके लिए हम लोग का जो फार्मूला डेवलप होगा सुन लीजिए जरा. NF माइनस, देखो ये हमारा NF जो होगा वायलेट कलर के हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अगर हम लोग देखें तो ग्रीन वायलेट मिक्स कलर की एक स्पेक्ट्रम मिलती है. उसका जो करस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसको NF कहेंगे. और अगर हम उसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ही, जैसे यहां हम लोग रेड बोलते हैं तो इसमें NC बोला जाता है रेड कलर के करस्पॉन्डिंग को. अभी मैं बोलूंगा नीचे. और लास्ट नीचे जो जैसे येलो कलर इंटरमीडिएट लेते हैं तो ये येलो कलर की जो लाइट है वो सोडियम स्पेक्ट्रम से फाइंड की जाती है. किससे? और उसको हम लोग ND बोलते हैं, डी लाइन होती है सोडियम में. तो जरा इन सब का मतलब मैं लिखता हूं यहां पर. NF क्या है? ग्रीन ब्लू स्पेक्ट्रम. और कहां पर ये होगा? इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. ऐसा ही NC है रेड कलर के लिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, और ND है येलो कलर के लिए सोडियम स्पेक्ट्रम में. किसमें? सोडियम स्पेक्ट्रम में. ये नोट कर लीजिए, इसको इंटरनेशनल फार्मूला कहते हैं.